हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए, जितने भी छात्र छात्राएं इस चैनल पर जुड़े तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए हैं पहली बार हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में A to Z पढ़ाई। तो बता दी ये क्लास 10th का, जी हाँ क्लास 10th यानी 10वीं का मॉडल सेट, वो भी कोई कंपनी का नहीं बल्कि बिहार बोर्ड द्वारा खुद जो जारी किया जाता है पटना द्वारा, वही आपका मॉडल पेपर है। और आप लोग को क्या करना है, केवल ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन और आंसर देखे या ना देखे, लेकिन ध्यान से सुनने से आपके मानस पटल पर वो इंगित रहता है, याद रहता है। ठीक है, तो बहुत कम समय है, केवल सुनिए और ध्यान से देखिए, और जितना का हो सके क्वेश्चन का जवाब जरूर देने का कृपा करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ का जन्म कब हुआ? तो 1911। आप लोग को ध्यान से केवल सुनना है। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी। और बता दे उसको संस्कृति के 4 अध्याय पर भी मिला था, वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र है। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगला देखते हैं। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो ये तो हो ही गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? तो छायायुक्त चंद्र से। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। अगला है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो जहांगीर का। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, जो ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर चुके हैं उसके लिए बहुत इजी ही होगा। साहित्य के परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। चलिए अगला है, ला मदा मोजेल दाविन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की। ला शतरुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, चलिए अगला है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। और उसके बाद है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था ये, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों में व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग किताब में है। सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलने लगते हैं? दक्षिण भारत से। वेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो इसका राइट आंसर 7वीं पीढ़ी के। और अगला है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। याद रखिएगा, कितना रुपये? 50 रुपये। अगला है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी इसका राइट आंसर होगा। बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा? तो 11 रुपया इसका राइट आंसर होगा। बुढ़ापा में, आगे देखिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप जब ये सभी पढ़िएगा तो उच्छ्वास ये ऐसे होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें शुद्ध अशुद्ध चुनने भी आता है, इसलिए ये सब। और याद रखिएगा, जो आपको ये मॉडल पेपर में हम पढ़ा रहे हैं बस इसी में से कोई आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो जब ये आप चारों पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है ये वाक्य शुद्ध है। फूलों की एक माला ला दीजिए। ठीक है, और उसके बाद सब पढ़िएगा तो अटपटा ही लगेगा, यानी शुद्ध नहीं लगेगा। अगला, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यहाँ केवल क्या बोल रहा है आपको, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो होते हैं वह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण जो है कुल वह है आपका 13, याद रखिएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है 13। ठीक है, अगला, व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो व्यंजन वर्ण भी बता दें आपको 38 है, लेकिन इसमें है नहीं टोटल, तो ऐसे 38 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला है, को वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? को वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। और तालव स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। उसी तरह उसके बाद देखेंगे, छ और तालव स्व वर्ण का उच्चारण स्थान, ये दोनों का सेम है, तालु। ठीक है, जब बोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और यदि विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, एक यानी अलग वीडियो पड़ा इस सब का स्थान का। मो का उच्चारण स्थान नासिका। ठीक है, न का उच्चारण स्थान
नासिका, ये भी, यानी कि ये वाला नो, और वो एक जो ऐसे होता है मूर्धन तो नहीं, ये मूर्धा वाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और अगला ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है, ठीक है। ये आपको पकड़ में नहीं बनेगा लेकिन याद रखना है, ठीक है। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, देखिए हिंदी में कुल वर्ण जो है वह आपको बता दें, यहाँ पे जो 44 दिया गया है ये आपका थोड़ा सा मिसिंग यानी गलत है। आपका टोटल वर्ण जो होता है वो 52 होता है, जब आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा अभी यानी कि इंटरनेट द्वारा और बहुत सारा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं गलत नहीं देगा, गलत दिया जाता है, 10% कम से कम आपको गलत देगा कि ताकि आप खुद और कुछ पढ़े, ठीक है। अगला अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होगा, अ, ठीक है। ल का उच्चारण स्थान दंत, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु, ये दोनों से उसका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। अगला अंघो का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंघो का उच्चारण स्थान नासिका होता है। रो का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा होता है, रो का उच्चारण स्थान, ठीक है। चलिए, अगला मूर्धन स्व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका भी मूर्धा होगा, क्योंकि उसीलिए उसको बोलते हैं मूर्धन स्व, ठीक है, मूर्धा। अगला है हर्षई और दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ठीक है। प और व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होगा। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा में है, तो सूरदास जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो वह भाववाचक है, ठीक है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा। रामायण की रचना किस भाषा में हुआ, तो इसका राइट आंसर संस्कृत होगा, जो कि प्राचीन भाषा है। महाभारत भी उसी भाषा में रचित है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, अमरकांत द्वारा जो कहानी लिखा गया वह है बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लड़की ने, ठीक है, याद रखिएगा। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो निबंध हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर प्रेम घन होगा। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे, तो यह एक जर्मन भाषा के थे, क्योंकि जर्मनी के थे, ठीक है। अगला जीत जीत में निर्गत हूँ पाठ साहित्य की विधा क्या है, तो साक्षात्कार होगा, ठीक है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विधा है, तो यह कविता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा, और सर्वनाम के 6। अगला है कुंवर नारायण, ध्यान से देखिए, कुंवर नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, तो एक वृक्ष की हत्या, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डोरों, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो रसखान है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो इसका राइट इसमें देखिएगा, तो संख्यावाचक यानी जो संख्या हो, तो 4। और ऐसा नहीं केवल यही होगा, कोई भी चीज़ संख्या में हो सकता है, ठीक है। अगला है नानकाना साहब का संबंध किससे है, तो गुरु नानक से है। नाखून हमारी डैश के अवशेष है, तो पशुता के। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है कब से, तो इसका राइट आंसर होगा 8वीं-9वीं सदी से। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1925 में हो गया था, ठीक है। अगला देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, तो बचपन इसमें भाववाचक का एक उदाहरण है, ठीक है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप क्या होता था, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है, तो लियो टोल्स्टॉय, क्योंकि टोल्स्टॉय जो है वह रूस के थे। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं कौन, तो पंडित बिरजू महाराज को उसका पर्यायवाची माना जाता है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, भाववाचक का उदाहरण कौन नहीं है, तो दूध, बाकी सभी है। जीत जीत में निर्गत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। अज्ञेय ने सूत्रपात किया क्या, तो प्रयोगवाद का, ठीक है, यानी अज्ञेय किस बात के कवि है, तो प्रयोगवाद। स्वर संधि का उदाहरण इसमें कौन है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। रामावतार में भी है स्वर संधि, परमानंद, कविंद्र, ये सभी में। मदन कौन है, तो किरानी का बेटा यानी गिरधर लाल का बेटा। अगला देखेंगे। अन्य पुरुष डैश के भेद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों। तो अन्य पुरुष किसके भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम के। पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बांधा, तो पिता ने। और उसके बाद है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है, जीवनानंद दास जी, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका ने। रोन नदी कहाँ है, तो फ्रांस में है। द्विगु समास क्या कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर भाई बहन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है कि इसमें कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता है, तो इसका राइट आंसर कुएं में डालने के लिए।
ठीक है, याद रखिएगा कुएं में डालने के लिए। कविता कौन नहीं है इसमें, तो अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारे लिए, ये तीनों तो कविताएं हैं, लेकिन ये शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है। मोहारा नदी शहर से कितनी दूर है, 3 मील दूर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है राजदूत में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। अभिमन्यु डैश नदी के किनारे, किस नदी के, तो रोन नदी के। गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता है। संतु डैश के मारे गाँव पर आता, किसके मारे, तो ठंड के मारे। आप लोग ये ध्यान से सुनिए केवल। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो भारत है। कमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ, तो बिहार में। और वो भी कहाँ, तो डुमराव बिहार में, याद रखिएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन है, तो पुनर्जन्म, क्योंकि पुनः जोर जन्म होता है। ठीक है, सॉरी इसमें क्या बोल रहा है आपको समझा देते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है, मतलब किसमें व्यंजन संधि नहीं आ सकता, तो ये होगा, क्योंकि इसका होता है पुनः जोर जन्म। ठीक है, तो विसर्ग हो जाएगा ये। अगला है बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलाद हुसैन। ये भी याद रखने वाला चीज़ है कि उसका नाम क्या था बिस्मिल्लाह खान के परदादा का, तो उस्ताद सलाद हुसैन खान के निवासी कहाँ के थे, डुमराव के। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। और मछली कहानी किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा महाविद्यालय ग्रंथ से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो धर्मजोर आत्मा। जन्म से ही पागल कौन थी, तो मंगू। ठीक है, तो चलिए ये आपका दूसरा सेट था हिंदी का क्लास 10th का, ये समाप्त हुआ। और तीसरा सेट के लिए भी आप लोग रेडी रहेंगे। 5 सेट होता है, 5 सेट पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड बाय।